नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एम.एड विभाग शिक्षा संकाय तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए आज हम एक नया विषय शिक्षा मनोविज्ञान लेकर आ रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, जैसा कि आप देखेंगे कि जितने भी चाहे एम.एड के कक्षाएँ हों, उसके पाठ्यक्रम हों, चाहे बी.एड के हों, डी.एल.एड के हों, बी.पी.एड के हों एवं अन्य जितने भी स्तर के शिक्षक बनने की जो पात्रता से संबंधित विषय वस्तु है, वह आप देखेंगे तो शिक्षा मनोविज्ञान उसमें बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिसकी महत्ता प्रत्येक क्षेत्र में स्वयं सिद्ध है। अनुसंधान संबंधित या शिक्षण संबंधित, एक शिक्षक से संबंधित, उसके पाठ्यक्रम के निर्माण से संबंधित अथवा विद्यालय के प्रशासन से संबंधित जो आवश्यकताएं हैं, जो शिक्षण की विधियां हैं, जिससे शिक्षण प्रभावशाली हो सके, अधिक से अधिक अधिगम कराया जा सके, ये सारी चीजें अगर कहीं किसी को प्राप्त हो करनी है तो उसे शिक्षा मनोविज्ञान को सीखना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, उसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। क्योंकि जो पहले की व्यवस्था थी प्राचीन काल में, वह एक तरह से शिक्षक केंद्रित थी। जो शिक्षण कार्य होता था वह शिक्षक के अनुरूप ही चलता था। बालक उसमें मुख्य न होकर के गौड़ होता था। लेकिन मनोविज्ञान का प्रादुर्भाव जब दर्शन शास्त्र से यह अपने को अलग करके आगे आया तो इसने बालकों को समझने पर विशेष जोर दिया। अर्थात जो शिक्षण प्रणाली शिक्षक केंद्रित होती थी वह अब क्या हो गई? बाल केंद्रित हो गई। तो बाल केंद्रित शिक्षण से अभिप्राय क्या है? उसको सीखने और सिखाने की विधियां कैसी होनी चाहिए, उसके स्तर को कैसे समझा जाए, बच्चों की रुचि किसमें ज्यादा है, उनकी सीखने की क्षमता कितनी है। जब तक इन समस्त चीजों को हम ध्यान नहीं देते हैं, वातावरण आदि परिवेश पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है वह सफल नहीं हो पाती है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान यह एक नई विषय वस्तु शिक्षकों को, उनके विद्यार्थियों को, उनके प्रशासकों के लिए, समस्त लोगों के लिए यह विषय वस्तु प्रदान करता है। उसको सीखने सिखाने की नई विधियों को, नए आयामों को प्रस्तुत करता है। उसके जो व्यवहार परिवर्तन हो रहे हैं उसका मूल्यांकन करता है, उसका निरीक्षण करता है और उसमें कितना सुधार अभी बचा हुआ है उसको पूर्ण करने के लिए या निदानात्मक कार्रवाई करता है और अंत में उसके उपचार हेतु भी, उसका रेमेडिकल कार्य करने के लिए भी यह सुझाव देता है, रास्ता बताता है और उसे स्वयं सिद्ध भी करता है। इसलिए यह जो मनोविज्ञान है, शिक्षा का मनोविज्ञान है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। जैसा कि हम जानते हैं, शिक्षा और मनोविज्ञान को अगर हम अलग अलग करते हैं तो एक है शिक्षा, दूसरा है मनोविज्ञान। क्योंकि मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वह तो बहुत व्यापक है, लेकिन जब वह मनोविज्ञान शिक्षा के साथ जुड़ जाता है तो शिक्षा से संबंधित जितने भी कार्य हैं, क्रियाकलाप हैं, उसको अपने अंदर समावेशित कर लेता है। इसलिए जो शिक्षा का मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि एक शिक्षक के लिए जब तक मनोविज्ञान का ज्ञान न हो तब तक वह अपने छात्रों के मनोभावों को ना तो समझ सकता है, ना उनके रुचि को जान सकता है, ना उनका ध्यान केंद्रित कर सकता है और उनके अंदर जो अधिगम की क्षमता है उसको प्रभावशाली भी नहीं बना सकता। इसलिए आवश्यक है कि हम साइकोलॉजी को निश्चित रूप से जानें, बच्चों के मनोविज्ञान को अच्छी तरह से समझें। यही कारण है कि बाल मनोविज्ञान, वयस्क मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, यानी चिकित्सा मनोविज्ञान, इसका क्षेत्र इतना व्यापक है मनोविज्ञान का कि समस्त विज्ञानों के साथ जुड़ करके उसमें अपना योगदान दे रहा है। और इस पर जितने भी शोध हुए हैं, जो इसके सिद्धांत बनाए गए हैं, जो इसके परिणाम आए हैं, उन्हीं को यह शिक्षण प्रणाली में लागू करने पर विशेष जोर देता है। अगर इनकी चीजों को देख करके हम शिक्षण कार्य को भी करें, क्योंकि पाठ्यक्रम का निर्माण तो उसके आधार पर हुआ, अनुरूप पर होता है। जितने भी शिक्षाविद होते हैं
वे एक नए मानक के अनुरूप विद्यार्थियों को अधिक से अधिक अधिगमन कराने के उद्देश्य से अपने विषय वस्तु को लेकर आते हैं, उसको व्यवस्थित करते हैं और उसी को एक शिक्षक उनको प्रदान करता है। अब आइए, शिक्षा और मनोविज्ञान होता क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं, जो शिक्षा है यह संस्कृत के शिक्ष धातु से उत्पन्न हुई है, जिसका अप्राय है सीखना और सिखाना। यानी आप देखें, जो सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है, जो अधिगमन की प्रक्रिया है, सीखना सिखाना ही अधिगमन कहलाता है, अधिगम कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। जब हम कुछ सीखते हैं, सिखाते हैं, लर्निंग करते हैं, तो ही हमारे अंदर कुछ ना कुछ जो कुछ कार्य करने की क्षमता होती है, जो बातचीत करने के तरीके होते हैं, उसमें अंतर आने लगता है। क्योंकि शिक्षा संस्कार को देती है। शिक्षा एक तरह से व्यक्ति के अंदर परिष्कार लाती है, परिमार्जन लाती है। वह जो व्यवहार है, जो अब तक बहुत ही पुराने विचारों व्यवस्थाओं से चल रहा था, उसको वह नए आयामों में ला करके नवाचारों में जोड़ने का प्रयास करती है। इसलिए जो शिक्षा लाभदायी होती है, उससे बालक का सर्वांगीण विकास करने का उद्देश्य छुपा होता है। क्योंकि शिक्षा का प्राय है कि जब तक किसी बालक का, किसी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक, चारित्रिक, नैतिक, सांवेगिक विकास न किया जाए, तब तक शिक्षा नहीं कहलाती है। इसलिए शिक्षा वही है जिसके द्वारा किसी बालक का सर्वांगीण विकास किया जा सके। तो सर्वांगीण विकास तभी होगा, कोई भी बालक तभी पूर्ण होगा, जब तक वह शिक्षा को अपने अंदर, अपने व्यवहार में, अपनी दिनचर्या में लेकर नहीं आएगा। तो दिनचर्या में लाओ शिक्षा को, जो कुछ हमें सीखा है उसके अनुरूप ही कार्य को करिए, यही शिक्षा है। और मनोविज्ञान यह देखता है कि कितना आपने सीखा, आपके अंदर भी व्यवहार का परिवर्तन कितना हुआ, अभी हमें कितना और व्यवहार में परिवर्तन करना है। तो शिक्षा एक तरह से परिष्कार का कार्य करती है, परिष्करण का कार्य करती है, व्यवहार में परिमार्जन का कार्य करती है। और जो मनोविज्ञान होता है वह व्यवहार के परिवर्तन को देखता है, व्यवहार में परिवर्तन को लाता है, कितना परिवर्तन हुआ उसका अध्ययन करता है और शिक्षा को बताता है कि तुम्हें और कार्य करने की कितनी आवश्यकता है। इस तरह से शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ सीखना और सिखाना होता है। इसी को आप देखेंगे तमाम प्रकार के हमारे मनुष्यों ने शिक्षा, विद्या, ज्ञान आदि के रूप में इसका उल्लेख किया है। सा विद्या या विमुक्ते, विद्या वही है जो मोक्ष को प्रदान कर दे, मुक्ति को प्रदान कर दे, जो सांसारिक बंधनों से व्यक्ति को मुक्त कर दे, स्वतंत्र कर दे। इसी तरह से सा विद्या ब्रह्म स्थान प्रदा, विद्या वह है जो ब्रह्म के स्थान को दिला दे, अर्थात व्यक्ति को ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित कर दे। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आती है, विनयाद्यात् पात्रता, और उस विनय से पात्रता आती है, नम्रता आती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रता जब आती है, नम्रता आती है, तो धन की प्राप्ति होती है। धनात् धर्म, धन से धर्म होता है, और धर्म के बाद ततः सुखम, तब सुख की प्राप्ति होती है। तो अगर कोई सुख चाहता है तो उसे विद्या को प्राप्त करना है। यह नीति का उपदेश, ये नीति के सुख हमें ये बताते हैं कि अगर विद्या ग्रहण करनी है, शिक्षा को ग्रहण करनी है, तो उससे अगर धन प्राप्त करना है तो उसे नम्र भी होना चाहिए, उसे धार्मिक भी होना चाहिए, और उसके द्वारा जब वह धर्म कार्य करेगा, नैतिक कार्य करेगा, तभी उसे यथेष्ट सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसी को आप देखेंगे जो उपनिषदों में बताया गया है कि विद्या अविद्या च, विद्या और अविद्या दोनों हैं। विद्या मृत्युम तीर्त्वा और अविद्यामृतम असुनते, माने अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या जो होती है वह मृत्यु को तो पार करा देती है, लेकिन विद्या अमृतम अश्नुते, लेकिन विद्या जो होती है, जो ज्ञान होता है, वह अमरता को प्राप्त करा देती है। तो कहने का प्राय है कि जो विद्या है वह एक तरह से व्यक्ति के देखने की, समझने की एक तीसरे नेत्र के रूप में स्थित है। जैसे भगवान शिव के पास तीसरा नेत्र है, वह तो सबको भस्म करने के लिए, लेकिन व्यक्ति के पास, प्राणी के पास, विद्वानों के पास जो तृतीय नेत्र की कल्पना की गई है वह क्या है? ज्ञानम मनुजस्य नेत्रम तृतीय, अर्थात जो ज्ञान है
व्यक्ति का तीसरा नेत्र है, जिसके आधार पर वह सब कुछ देख लेता है। आंखें तो दो होती हैं, नेत्र तो दो होते हैं, लेकिन विद्या रूपी जब तीसरा नेत्र आपके सामने है, वो चक्षु ज्ञान चक्षु के रूप में खुलता है, तो आपके सारे अंधकार, जो अज्ञानता है, जो विषय वस्तु के प्रति अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है, वह सब कुछ समझने लगता है। इसलिए कहा जाता है अंतर चक्षु अपने हृदय के आंखों से देखो, अपने मनोभावों के आंखों से देखो, नेत्रों से देखो, तो आपके जो समस्त प्रकार के माया मोह इत्यादि है उसको हम दूर कर सकते हैं। तो ये तो रही बात प्राचीन काल की, लेकिन धीरे धीरे ये विद्या सीखने और सिखाने के नए आयामों को लेकर, नए नवाचारों को लेकर के आगे बढ़ती रही। और इसको अगर हम देखें अंग्रेजी में एजुकेशन, शिक्षा का पर्याय इंग्लिश में क्या है? एजुकेशन। और एजुकेशन शब्द भी ये लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना हुआ है। आप देखेंगे एजुकेटम, और एजुकेटम में भी ई और ड्यूको से मिल करके ये बना हुआ है। एक अप्राय होता है इंटर, माने इंटरनल, जो आपके अंदर आंतरिक क्षमताएं हैं, और ड्यूको लीड आउट, उसको बाहर निकालने से है। यानी प्रत्येक प्राणी मानव के अंदर कुछ ना कुछ आंतरिक क्षमताएं होती हैं, इंटरनल पावर होता है, जिसको शिक्षा के द्वारा बाहर निकाला जाता है। अर्थात अगर हम परिभाषाओं को देखें, विवेकानंद की परिभाषा, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही क्या है? शिक्षा है। अंतर्निहित पूर्णता माने प्रत्येक प्राणी भीतर से क्या है? ज्ञान से पूर्ण है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति जब तक वो नहीं करेगा तब तक वह शिक्षा अपना कार्य नहीं करती। अर्थात शिक्षा के द्वारा है प्रत्येक व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकाला जा सकता है, सीखा करके उसे व्यवहारिक रूप में उसकी शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। यही कारण है कि अगर जब शिक्षा प्राप्त करता है बालक, तो उसके अंदर की जो शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई अध्यापक बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है। बस यही कारण है कि जब उसकी शक्तियां जागृत होती हैं, जब उस प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करता है, तो शक्तियां जागृत होती हैं और वह उसी क्षेत्र में अपनी रुचि को लगा देता है और सफल हो जाता है। तो कहने का प्राय है, जो शिक्षा है वह एजुकेशन के रूप में जो हम देखते हैं, ई और ड्यूको एजुकेटम के रूप में, वो क्या है? आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालने से संबंधित है। इसी को एजुकेयर, एजुशेयर आदि नामों से भी व्यवहृत किया गया, जिससे सबका अर्थ यही होता है कि हर व्यक्ति के अंदर, हर प्राणी के अंदर जो छिपी हुई शक्ति है, अंतर्निहित शक्ति है, उसको जब तक बाहर लीड आउट नहीं किया जाएगा, नहीं निकाला जाएगा, तब तक वह शक्ति वहीं पर दबी रहती है, पड़ी रहती है। इसलिए उन्हीं शक्तियों को जगाने के लिए, उन्हीं शक्तियों को बाहर निकालने के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। अब ये शिक्षा गांधी जी के अगर शब्दों में देखा जाए तो उनका स्पष्ट संदेश है कि शिक्षा वही सार्थक है, यानी शिक्षा से मेरा प्राय वही है जिससे किसी बालक का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक विकास किया जा सके, अर्थात सर्वोत्तम उत्कृष्टता को प्राप्त किया जा सके। जितना भी उसका अच्छा से अच्छा सर्वोत्तम विकास हो सके, वह शिक्षा के द्वारा ही संभव है। और शिक्षा जब तक व्यक्ति का सर्वोत्तम विकास नहीं करती है, तब तक वह अपने जो वास्तविक अर्थ है उसको पूर्ण करने में असमर्थ हो जाती है। इसलिए शिक्षा का दायित्व है, शिक्षक का दायित्व है कि जब वो शिक्षा को प्रदान करे तो बालक की उस अंतःचक्षु को जागृत कर दे, उसकी अंतःशक्ति को जागृत कर दे, उसके जो कपाट बंद हुए हैं ज्ञान चक्षु को उसको खोल दे, जिससे वह अपनी शक्तियों को पहचान सके और उसके आधार पर अपनी जीवनचर्या को आगे बढ़ा सके। अब आते हैं मनोविज्ञान को देखते हैं। मनोविज्ञान जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मन का विज्ञान। मन क्या है? यानी इंग्लिश में से साइकोलॉजी कहते हैं, मन, माइंड, मस्तिष्क। लेकिन इसके पूर्व अगर हम देखें कि मनोविज्ञान आया कहां से, तो हमें यह ज्ञात होता है कि मनोविज्ञान भी पहले दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही पढ़ा जाने वाला एक विषय था, पाठ्यक्रम था, जिसमें दर्शन में आत्मा से संबंधित ज्ञान, विज्ञान की चीजों को बताया जाता था कि आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, अणु, अणियान, महतो, महियान, यानी अणु से भी
छोटा है, महान से भी महान है, यानी उसका स्वरूप इतना विशद है आत्मा का, कितना छोटा है। इन चीजों पर जो अध्ययन होता था, जिसके आधार पर मन मस्तिष्क के जो विचार होते थे, वह क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, यह भी उस पर निर्भर करता था। उसकी चेतना पर निर्भर करता था, वह सुनने में समझने में कितना चैतन्य है, कितना निश्चेत है, कितना वह अर्ध चेतन में है, इन चीजों को देखता था। लेकिन स्थिति क्या थी, जो आत्मा है, सोल है, वह एक तरह से केवल व्यक्ति के द्वारा, अंतःचक्षु के द्वारा एक काल्पनिक रूप से उसे समझा जाता है, उसको देखा जाता है। लेकिन उसका जो वास्तविक स्वरूप है, उस आत्मा का आज तक किसी ने ना तो देख पाया, ना तो कोई उसको जान पाया, ना समझ पाया। कहने का प्राय है कि जो आत्मा एक बहुत ही गूढ़ विषय है। इसको हम रहस्य विद्या, उपनिषदों का जितना भी निर्माण हुआ है, उसमें इसी को ढूंढने का प्रयास किया गया कि आत्मा है क्या। आप पढ़ेंगे कठोपनिषद, उसमें जब नचिकेता और जमराज का संवाद होता है, तो उसमें यही वो पूछता है कि आदमी मरता क्यों है, मरने के बाद वो जाता कहाँ है, शरीर तो यहीं रहता है, आत्मा कहाँ चली जाती है, उस आत्मा को से मुझे बताओ। वहां पर जमराज ने नचिकेता को बहुत ही अच्छे शब्दों में इन चीजों को बताया है कि जिस प्रकार से सस्य में जायते मर्त्य सस्य में जायते पुनः, कि जैसे फसलें होती हैं, धान्य होते हैं, उनको खेतों में बोया जाता है, वो पकती हैं, फिर कटती हैं, पुनः बोया जाता है, फिर कटती हैं, पकती हैं। इस तरह से फसलों की तरह शरीर भी है, जो कटती है, पकती है, फिर जन्म लेती है। यानी जन्म मरण का जो सिद्धांत आया, वह इसी पर है कि आत्मा शरीरों का परिवर्तन करती है, वह अमर है, अविनाशी है, अभेद्य है, अच्छेद्य है, अशोष्य है, अक्लेद्य है। अर्थात ना तो उसे काटा जा सकता है, ना उसे मारा जा सकता है, ना उसे जलाया जा सकता है, ना उसे सुखाया जा सकता है। इसलिए वह नित्य है, शाश्वत है। हम उस आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। तो जब आत्मा के विषय को दर्शन शास्त्र फिलॉसफी में लेकर के चला जाता था, तो जब मनोविज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, प्लेटो अरस्तु आज के समय में, तो उन्होंने इस दर्शन को मनोविज्ञान के रूप में, यानी आत्मा के विषय में जानने और समझने का अधिक से अधिक प्रयास किया। लेकिन जब 16वीं सदी आई, तब उस समय प्लेटो अरस्तु डेकार्टो, क्योंकि प्लेटो अरस्तु के विचार आ चुके थे, लेकिन डेकार्ट ने इस पर अधिक प्रयास किया कि आत्मा अगर मनोविज्ञान का एक विषय वस्तु, साइकोलॉजी की विषय वस्तु मान ली जाती है, तो हमारा जो विषय वस्तु मनोविज्ञान का है, वह एक निश्चित हो जाएगा। और उन्होंने यही निश्चित करने का प्रयास किया कि शरीर में आत्मा है और वही शरीर को चलाता है। जब तक चाहेगा शरीर में रहेगा, जब उसकी इच्छा हट जाएगी शरीर को छोड़ देगा। बात तो बिल्कुल सही थी, लेकिन जब विज्ञान की कसौटी पर इसे रखा गया, तो विज्ञान तो ही मानता है जो स्वयं सिद्ध ना होकर के परीक्षणों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया जा सके। और वह किसी एक द्वारा नहीं, चाहे जो भी चाहे उस मानक पर अगर उसको खरे रूप से परखने का प्रयास करता है, परीक्षित करता है, तो उसके रिजल्टों में, उसके निष्कर्षों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर भी नहीं आना चाहिए। तो आत्मा गूढ़ विषय, जिस पर तमाम प्रकार के हमारे मनुष्यों ने शोध तो किया, रिसर्च तो किया, उसकी विषय वस्तु को प्रतिपादित किया, तमाम ग्रंथों की रचना किया, लेकिन उसके स्वरूप को, रूप को, रंग को अनिश्चित रूप में ही दिखाया, उसको एक निश्चित नहीं बना पाया। यही कारण है जो आत्मा का विषय था, जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु को लिया गया, वह धीरे धीरे क्या हो गई, त्याग दी गई। क्यों? क्योंकि विज्ञान उसी को माना जाता है जिसका स्वरूप निश्चित हो, जिसका विषय वस्तु निश्चित हो, जिसका आकार निश्चित हो। यानी जब तक उसमें कुछ निश्चितता नहीं होगी, तब तो आप विज्ञान की श्रेणी में स्वयं को नहीं आ पाता है। इसलिए मनोविज्ञान की दृष्टि जब देखा जाए, तो आत्मा मनोविज्ञान की विषय वस्तु बनने में अपने को असमर्थ हो पाई। इसके बाद वही मनोविज्ञान जो है मन का विज्ञान बनता है, मन की विषय वस्तु को अपने अंदर ग्रहण करता है। पोम्पोनाजी, देखिए पोम्पोनाजी ने मनोविज्ञान को मन की विषय वस्तु माना, माने साइंस ऑफ माइंड। इसके पहले साइंस इज द साइकोलॉजी द साइंस ऑफ सोल थी, लेकिन अब क्या है, सोल अर्थात उस आत्मा का जब परित्याग हुआ, उसके स्वरूप इत्यादि का निर्धारण नहीं हो पाया, तब पोम्पोनाजी ने कहा कि मन का विज्ञान है। मन को हम समझ सकते हैं, मन को हम देख सकते हैं
कि मन के आधार पर ही शरीर चलती है। मन कहता है तो खाते हैं, मन कहता है पीते हैं, मन कहता है सोते हैं। इसलिए मन को अगर विषय वस्तु माना जाए तो मनोविज्ञान सर्वोत्तम विषय वस्तु होगी। लेकिन स्थिति वही आई जब हम आत्मा को नहीं समझ पाए तो मन तो और सोच में और चंचल है, एक कभी स्थिर नहीं रहता है, और इसमें भी चेतन अचेतन अर्धचेतन के रूप में कई भाग बन जाते हैं। हम किस मन को लेकर के उसका अध्ययन करेंगे, कौन सा उसका स्वरूप देखेंगे? हम स्वयं का अध्ययन करते हैं अंतर दर्शन विधि से, तो कुछ ही समय में जो विषय वस्तु हमारे जो ध्यान है, जो ज्ञान है, वे कुछ ना कुछ हट जाते हैं, विस्मृत होने लगते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में भी मनोविज्ञान अर्थात जो मन का विज्ञान है, अपने मन को समझने की जो व्यवस्था है वह अच्छी नहीं हो पाई। अर्थात जो हमें होना चाहिए था कि मन के विज्ञान को था, मन के स्वरूप को समझा जाए, उसके आकार को समझा जाए, उसकी रूपरेखा को बनाया जा सके, उसका एक निश्चित निर्धारण किया जा सके, उसको कर पाने में मनोवैज्ञानिक अर्थात मन को मानने वाले विषय वस्तु मनोविज्ञान की वे भी असमर्थ हो गए। इस तरह से जो दूसरी परिभाषा थी कि साइकोलॉजी द साइंस ऑफ माइंड अर्थात मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह भी एक तरह से निरस्त कर दिया गया, इसको त्याग दिया गया। तब आता है चेतना का विज्ञान, चेतना कॉन्शस, यानी इसको मानने के लिए 16वीं सदी में वाइट्स, विलियम जेम्स सुली आदि मनोवैज्ञानिकों ने इस पर कार्य करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि जो चेतना है, जो कॉन्शस है, यह प्रत्येक प्राणी में देखी जा सकती है और वह उसकी विषय वस्तु भी हो सकती है। वह कितना सीख सकता है, कितना वह अपने ध्यान को एकाग्रचित कर सकता है। इस विषय पर जब कार्य शुरू किए तो उसमें भी आई बात की, उसमें चेतना को अगर हम कई भागों में बांटते हैं तो उसके मूल रूप से 3 भाग तो बढ़ जाते हैं। पहला होता है चेतन अवस्था, जिसको हम कहते हैं कॉन्शस स्टेज, यानी कॉन्शस स्टेज में जो चेतन अवस्था है वहां पर तो व्यक्ति जब तक चैतन्य है तभी तक वो किसी चीज को सीख सकता है, उस पर उसका ध्यान जाता है। लेकिन चेतन अवस्था बहुत कम होती है, क्षणिक होती है, और जो अचेतन की अवस्था होती है, जो अनकॉन्शियस की होती है, वह बहुत ही अधिक होती है। जैसे किसी भाग को अगर हम उसे 8 भागों में जब बांटते हैं तो 1/8 भाग माने उसका अष्टमांश यही केवल व्यक्ति चैतन्य होता है और 7/8 भाग वह अचेतन होता, अनकॉन्शियस होता है। अनकॉन्शियस से प्राय है, अचेतन से प्राय है कि प्रारंभ से लेकर के, बचपन से लेकर के अब तक हमने जो कुछ सीखा, वो सीखा हुआ ज्ञान हमारा कभी नष्ट नहीं होता है। वह चेतन अवस्था में सीखा हुआ ज्ञान अचेतन मन में जाकर के स्थिर हो जाता है। जब हमें उसकी आवश्यकता होती है तो संग्रह से उस अचेतन मन में सीखे हुए स्टोर से संग्रहित ज्ञान को हम बाहर निकाल लेते हैं। एक कारण की जो प्राचीन काल, प्रारंभिक समय में हम जो कुछ रटे रहते हैं, गिनतियां, पहाड़े, कहानियां आदि, वे हमें आज भी याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि चैतन्य अवस्था में सीखा हुआ ज्ञान वह अचेतन मन में जाकर के संग्रहित हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और जब हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है तो उसे हम तुरंत खोज करके निकाल लेते हैं। लेकिन बात आई कि चेतन अवस्था में तो अध्ययन किया है, लेकिन अचेतन अवस्था में उसका अध्ययन हम कैसे करेंगे, अर्धचेतन में कैसे करेंगे, अचेतन अवस्था में कैसे करेंगे? क्योंकि जो व्यक्ति सोया हुआ है उस समय उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, उसकी चेतना क्या कर रही है, इसको समझ पाना बड़ा ही कठिन है। स्थिति क्या हुई? जिस प्रकार से मनोविज्ञान की विषय वस्तु आत्मा तिरस्कृत हुई, त्यागी गई, मन को त्यागा गया, उसी तरह से चेतना भी मनोविज्ञान की विषय वस्तु नहीं बन सकी। तब स्थिति आई कब मनोविज्ञान की विषय वस्तु को निर्धारित क्या किया जाए। तब वाटसन, वुडवर्थ और स्किनर 20वीं सदी में आते हैं, 19वीं में, और इन्होंने स्पष्ट रूप से संदेश दिया कि हम ना तो आत्मा को समझ सकते हैं, ना तो मन के स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं, ना व्यक्ति किसी एक चेतन अवस्था का अध्ययन कर सकते हैं, बल्कि प्राणी का जो व्यवहार है, जो उसके कार्य करने के ढंग है, तरीके हैं, उसका हम मापन कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं, उसके अंदर सुधार ला सकते हैं। इसलिए मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वह व्यवहार को देखा जाए, व्यवहार के अध्ययन पर रखा जाए। इसलिए मनोविज्ञान की परिभाषा बन गई कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, अर्थात इसमें मानव के व्यवहार का ही अध्ययन किया जाता है, क्योंकि व्यवहार दृश्य है, देखा जा सकता है, इसको परखा जा सकता है, इसका परीक्षण किया जा सकता है, इसको समझा जा सकता है, इसका निदान किया जा सकता है, इसका उपचार किया जा सकता है, इसमें अधिक से अधिक व्यवहारों का परिवर्तन किया जा सकता है।
तो मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु थी वह अब एक निश्चित अवस्था में आ गई, और यहाँ पर आकर के मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान के रूप में अपना विषय वस्तु सिद्ध करने में समर्थ हो पाया। और ये मनोविज्ञान की जो परिभाषा दी गई, व्यवहार का अध्ययन और शिक्षा की जो परिभाषा थी वह क्या थी? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, और मनोविज्ञान क्या करता है? मानव व्यवहार का विज्ञान है। अर्थात शिक्षा और मनोविज्ञान को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो शिक्षा का अर्थ है व्यवहार का परिमार्जन करना, व्यवहार में परिष्करण करना, व्यवहार में सुधार करना, व्यवहार में बदलाव लाना। लेकिन मनोविज्ञान का कार्य क्या है? मनोविज्ञान का कार्य है वह व्यवहार का अध्ययन करता है कि व्यवहार में अभी कितना और परिवर्तन लाना है, कितनी मात्रा में व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, अभी कौन कौन सी ऐसी तकनीकियां या शिक्षण विधियां लानी है जिसके आधार पर पूर्ण रूप से व्यवहार का परिवर्तन किया जा सके। तो जब हम शिक्षा और मनोविज्ञान को मिलाते हैं तब क्या स्थिति बन जाती है? यानी शिक्षा एक व्यवहार का परिमार्जन करती है, तो व्यवहार के परिमार्जन के लिए, व्यवहार के संशोधन के लिए, परिष्करण के लिए व्यवहार का अध्ययन करना, यही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान से प्राय है कि व्यवहार के परिमार्जन हेतु व्यवहार का अध्ययन करना, यही शिक्षा मनोविज्ञान है। और जब शिक्षा मनोविज्ञान का पदार्पण हुआ, जब विषय वस्तु शिक्षा मनोविज्ञान बनी, तो वहीं से शिक्षा से संबंधित जितनी भी विषय वस्तु थी, जो पाठ्यक्रम था, जो शिक्षण विधियां थी, जो शिक्षक और छात्र के कर्तव्य होते हैं, जो विद्यालय की व्यवस्था होती है, इन समस्त चीजों पर दृष्टिपात किया गया, दृष्टि डाली गई, और उसी के आधार पर पाठ्यक्रमों का निर्माण किया गया। उन्हीं शिक्षण विधियों पर आज शिक्षण कार्य चल रहा है, अधिगमन का अधिकाधिक कार्य चल रहा है, और उसका लाभ वर्तमान में सभी लोग प्राप्त कर रहे हैं। इसी तरह से एक वाटसन की परिभाषा इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने मन का परित्याग किया, फिर अपनी चेतना का त्याग किया, और अब व्यवहार की विधि को अपना लिया है। यानी मनोविज्ञान के अगर इस क्रम को हमें याद रखना है कि भूले ना कि पहले मनोविज्ञान की विषय वस्तु आत्मा थी, कि मन था, कि व्यवहार था, कि चेतना थी, तो इसका क्रम वाटसन की इस परिभाषा से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। परिभाषा क्या है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, उसके बाद फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और अब यह व्यवहार की विधि को अपनाता है। ये परिभाषा अपने में पूर्ण है। लेकिन इस मनोविज्ञान को और अच्छे ढंग से, सरल ढंग से, आकर्षक ढंग से समझने के लिए हमने भी एक ट्रिक दिया है, एक ऐसा ट्रिक जिसको अगर आप याद कर लेंगे तो गारंटी है इस सीरियल को आप कभी भूल नहीं सकते कि मनोविज्ञान का जो विकास हुआ है किस तरह से हुआ है। उसके लिए आपके लिए देखिए ट्रिक क्या है? आमचेव्य। आमचेव्य से प्राय है आ से आत्मा, मा से मन, चे से चेतना, और व्य से व्यवहार। अगर हम इस आमचेव्य को याद करते हैं मनोविज्ञान के रूप में, उसके विकास के रूप में, उसकी परिभाषा के रूप में, उसके क्रम के निर्धारण के रूप में, तो यह आपके लिए बहुत ही लाभदायी होगा। और इस पर एक छोटा सा छंद है जिसको आप अगर देखें, याद करते हैं दोहे के रूप में, तो निश्चित है कि आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। क्या है? मनोविज्ञान को जो बनाया गया, प्रथम आत्मा मन चेतना बिनु रहा प्रमाण, प्राणी के व्यवहार का ज्ञान मनोविज्ञान। यानी मनोविज्ञान की परिभाषा को अगर आपको देखना, उसके क्रमों को निर्धारित करना है, तो इसे आपको याद करना पड़ेगा। क्या है? प्रथम आत्मा मन चेतना बिनु रहा प्रमाण, प्राणी के व्यवहार का ज्ञान मनोविज्ञान। तो हमें ये पूरा भरोसा है कि ये चीज आपको बिल्कुल याद आ गई होगी। अगर ये चीजें आपको पसंद हैं, सीखना है, तो आप इसे बार बार देखें, समझें, जिससे आप मनोविज्ञान की विषय वस्तु को समझ सकें, शिक्षा की विषय वस्तु को समझ सकें, शिक्षा मनोविज्ञान की कार्य प्रणाली को समझ सकें, और शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार से एक बालक के अंदर व्यवहार में परिवर्तन करता है, किस प्रकार से उसे सीखने के लिए अनुकूल परिस्थितियां देता है, कैसे उसके अंदर रुचियां उत्पन्न करता है, किस प्रकार से शिक्षण विधियों को बाल केंद्रित किया जाता है। अगर ये समस्त चीजें जाननी है तो आपको
शिक्षा मनोविज्ञान की इस विषय वस्तु के साथ जुड़ना आवश्यक होगा। तो अगर ये चीज़ें आपको पसंद आई हो, मनोविज्ञान संबंधित जो भी ज्ञान दिया जा रहा है, अगर इस सरल तरीके से, रुचिकर तरीके से आपको सीखना है तो आप इसे देखें, वीडियो को अधिक से अधिक देखें, बार बार देखें, समझें। जो चीज़ें अगर आपको ना समझ में आती हों तो आप उसे हमें कमेंट भी दीजिए। अगर पसंद है तो लाइक करिए, कमेंट दीजिए और उसको अधिक से अधिक शेयर करिए। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या अनुसंधान संबंधित, शिक्षण विधियों संबंधित अगर किसी भी प्रकार के ज्ञान को तत्काल प्राप्त करना चाहते हैं, सूचना को प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकॉन अर्थात जो घंटी का निशान है उसको आप दबाएं।